दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको एक किस्सा बताता हूं। दोस्तों मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छी उनकी इंडस्ट्री चल रही थी, मैं बोल रहा हूं थी। और दोस्तों मैं उनसे कभी कभी बात करता था, मैं उनसे पूछता था कि आपने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट में क्या कर रखा है, आपके पास कोई एफडी है या नहीं, आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है या नहीं, आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पर्सनली या नहीं। तो उनका एक ही जवाब होता था कि मुकेश जी, मेरा पैशन मेरी इंडस्ट्री है और मैं जो कमाता हूं सारा इसमें लगा देता हूं। मैं उनसे हमेशा कहता था कि दोस्त ये बात तो ठीक है, लेकिन आपके अपने पर्सनल भी कुछ खर्चे हैं, आपकी अपनी पर्सनल भी लायबिलिटी है, आपको पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों शायद वो मेरी बात को ठीक तरह से नहीं समझ पाए या मैं अपनी बात उनको ठीक तरह से नहीं समझा पाया और उन्होंने पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। और इस कोविड की घड़ी में दोस्तों वो हमें छोड़कर चले गए। अब मुझे लगा कि ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। आप सोचिए दोस्तों, उनका एक ही बेटा है, वो पढ़ रहा है, अभी उसको इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब वो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, उनके घर के खर्चे कैसे चलेंगे, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो कैसे पूरी होंगी। तो मुझे समझ आया कि मुझे एक ऐसी सीरीज शुरू करनी चाहिए जहां पर मैं आपको बता सकूं कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और ये क्यों जरूरी है। तो दोस्तों हम ये एक पूरी सीरीज करेंगे इस पर्सनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप इस पूरी सीरीज को देखिएगा। आज इस सीरीज की पहली वीडियो मैं यहां पोस्ट कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको इस पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हम पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्यों करें। चाहे आपकी कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप जॉब में हैं, तब भी आपको अपने लिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। उसके जो कारण है वो मैं बताता हूं आपको। दोस्तों पहला कारण, कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर ऐसा कुछ घटित हो जाता है तब ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट आपके बहुत काम आएगा, आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए। उनको अपना जिंदगी तो आगे चलानी ही है। दोस्तों दूसरा इसका जो कारण है और जो ये इंपॉर्टेंट है पर्सनल इन्वेस्टमेंट, वो है आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। एक समय ऐसा आता है दोस्तों, हमारी उम्र बढ़ जाती है, हम कुछ काम करने योग्य नहीं रह पाते हैं, उस समय भी पैसा तो हमें चाहिए होता है। इसलिए दोस्तों आपको अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है और वो आप कर सकते हैं इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही। दोस्तों जो तीसरा रीजन है इस पर्सनल इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस के लिए, वो है आपके प्लान्ड एक्सपेंसेस या प्लान्ड इवेंट्स। दोस्तों जैसे आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, आपको उनको पढ़ने के लिए हो सकता है किसी बड़े इंस्टीट्यूट में या कभी देश से बाहर कहीं भेजना हो, वहां भी पैसे लगते हैं। आपको बच्चों के लिए कोई नया, उनके लिए कोई बिजनेस सेटअप करके देना हो, उसमें भी पैसे लगेंगे। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जो प्लान्ड होते हैं, वो आपको अपने फ्यूचर टाइम में करने ही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तीन मेन कारण है जिसकी वजह से आपको अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए और पर्सनल इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अब आपने जब ये समझ लिया कि भाई आपको पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, तब सवाल आता है कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट अगर मैं करूं तो कहां करूं। दोस्तों इन जितने भी मैं आपको ये बताऊंगा सोर्स कि आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन सब के बारे में मैं अलग अलग वीडियो में उनके जो प्रॉज एंड कॉन्स यानी उनके फायदे नुकसान वो बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हैं। दोस्तों आप कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में, आप कर सकते हैं बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं, आप दोस्तों बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट भी करा सकते हैं। दोस्तों आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि आप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स में भी पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा सकते हैं, आप नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट के और भी तरीके हैं जहां लिक्विडिटी हो सकता है कुछ कम हो, लेकिन आप गोल्ड में लगा सकते हैं, आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं।
मैं दोस्तों पूरी एक सीरीज आपको देने वाला हूं इस पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बारे में, और जितने भी इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं उन सबको बारे में आपको बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आप जो अपना रिकॉर्ड है कैसे रखेंगे, आप अपने पासवर्ड को कैसे मेंटेन करेंगे, पासवर्ड किसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, कहां आपको शेयर नहीं करने। दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में इस सीरीज के अंतर्गत बताऊंगा। दोस्तों अब आप कहेंगे कि भैया आपने बता तो दिया हमें कि कौन कौन से तरीके हैं, अब आप बता दो हमें कि कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है, बस वही इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताता हूं कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। दोस्तों मेरा जो तरीका है इन्वेस्ट करने का वो आपके तरीके से बिल्कुल अलग हो सकता है। आपका जो तरीका है इन्वेस्ट करने का वो किसी और के तरीके से बिल्कुल अलग हो सकता है। ये जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें, ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। दोस्तों उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी एज कितनी है, आप किस एज में स्टार्ट कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों अगर आप 25 साल के हैं या आप 35 ईयर्स के हैं, आप 25 साल में 1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, या आप 35 ईयर्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और आप हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो आप समझेंगे कि भैया जिसने 25 साल में शुरू किया उसने मेरे से 10 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर लिए, बस इतना ही तो फर्क पड़ा। मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि जब आप रिटायरमेंट की एज पर आएंगे, यानी आप 58-60 साल की उम्र पर पहुंच जाएंगे, तब ये करोड़ों में डिफरेंस हो जाएगा, ये 10 लाख का डिफरेंस नहीं रहेगा। तो पहला कि आपकी एज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहां पर इन्वेस्ट करें। दोस्तों दूसरा जो तरीका है इसको डिसाइड करने का वो है कि आपका विजन क्या है, यानी आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप जो इन्वेस्ट पैसा कर रहे हैं आपको थोड़े समय बाद ही वापस चाहिए, या आप समझते हैं कि भाई काफी दिनों तक ये पैसा इन्वेस्ट रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अभी जल्दी इस पैसे की जरूरत नहीं है। तो आपके इस विजन पर, आपके इस गोल पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कहां और कितना इन्वेस्ट करना है। दोस्तों एक और फैक्टर है वो है आपका रिस्क टेकिंग फैक्टर, यानी दोस्तों जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न भी ज्यादा होती है, और जहां रिस्क कम होता है वहां रिटर्न भी कम होती है। तो दोस्तों रिस्क टेकिंग एबिलिटी से ऐसे फर्क पड़ेगा कि अगर आपकी एबिलिटी ज्यादा रिस्क लेने की है तो आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको ज्यादा रिटर्न मिल भी सकती है। हो सकता है वो सारा गड़बड़ भी हो जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो आपको कम रिस्क की जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, वहां पर कंपैरेटिवली आपको रिटर्न्स भी कम ही मिलेंगी। दोस्तों एक और फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि मैं कहां और कितना इन्वेस्ट करूं, लिक्विडिटी। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप एफडी में कर सकते हैं, तो आप जिस दिन चाहें जाकर बैंक से पैसा ले सकते हैं। सेविंग बैंक में और भी ज्यादा लिक्विडिटी है, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां लिक्विडिटी इतनी इजी नहीं है। तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको क्विक लिक्विडिटी चाहिए जब आप चाहेंगे तब, या आप समझते हैं कि मुझे क्विक लिक्विडिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों 3 खास चीजें हैं, एक है रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, दूसरा है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और तीसरा है कि लिक्विडिटी जो है वो आपको कैसी चाहिए, क्विक लिक्विडिटी चाहिए या आप थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं अपने रिटर्न को या इन्वेस्टमेंट को वापस लेने के लिए। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में। ये सारी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा, बताऊंगा। दोस्तों ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आपको जानकारी दूंगा शायद जो जानकारी आपको अभी तक नहीं होगी। तो दोस्तों इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और साथ में और भी बहुत सारी वीडियोस जहां पर मैं देता रहता हूं आपको ज्ञान, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, कुछ वेबिनार्स के बारे में, प्लीज आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों ये बेल भी दबा दीजिए ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं अपनी कोई अगली वीडियो यहां पर पोस्ट करूं इस सीरीज की या किसी दूसरी स्कीम के बारे में।